नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज चर्चा करेंगे हम भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के 12वें भाग की 12वें पार्ट की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम सशस्त्र बल एवं मूल अधिकारों की कि भैया जो सशस्त्र बल है हमारे देश के, उनको किस प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक, और ये हमें प्राप्त हैं अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 में। चलिए शुरुआत करते हैं और ये हमारा मूल अधिकारों का आखिरी भाग है, आखिरी पार्ट है। इसके बाद मूल अधिकार खत्म हो जाएंगे जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं सशस्त्र बल एवं मूल अधिकारों की। अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके। इस व्यवस्था का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है। मतलब कुल मिला के जो उनके मूल अधिकार हैं उनको किस प्रकार से रोका जाए या उन्हें किस प्रकार के अधिकार दिए जाएं कि भैया मान लीजिए पुलिस वाले हैं, यदि वही हड़ताल पर बैठ गए तो व्यवस्था कौन संभालेगा। जैसे सेना है, वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यदि मान लीजिए कि वो प्रदर्शन करने बैठ जाएं, हड़ताल पर बैठ जाएं, तो देश की रक्षा कौन करेगा। तो इसीलिए इन पर युक्त प्रतिबंध लगाने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है। मतलब इसमें सिर्फ संसद को अधिकार दिए गए हैं, ना कि राज्य विधानमंडल को। इस तरह के संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में चुनौती नहीं दी जा सकती कि भैया कल को कोई सैनिक पहुंच जाए कि भैया आपने हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो वो बोलेंगे नहीं, ये अधिकार संसद को प्राप्त है, वो चाहे तो किसी भी प्रकार का कानून आपके लिए बना सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। इसी तरह संसद ने सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिकारों पर निषेध अधिनियम 1966, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम आदि प्रभावी बनाए हैं। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार, मतलब उनसे बात करने का अधिकार, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार आदि पर रोक लगाते हैं। ये अधिकार उनको प्राप्त मतलब देते नहीं हैं, ये अधिकारों पर रोक लगाते हैं कि भैया आप यदि मान लीजिए प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे तो देश की व्यवस्था कौन संभालेगा। मान लीजिए हमारे सैनिक हैं, वो बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, वही अगर प्रदर्शन करने लगे, हड़ताल करने लगे, तो देश की रक्षा कौन करेगा। तो बात करते हैं सैन्य बलों के सदस्य। अभिव्यक्ति का अभिप्राय मतलब इसमें वो सभी व्यक्ति शामिल हैं जो सेना में है, कोई भी काम करते हो। सेना में नाई हो, बढ़ई हो, मैकेनिक हो, बावर्ची हो, चौकीदार हो, जूते बनाने वाला हो, दर्जी हो आदि जो कार्य भी सेना में करते हैं उनके लिए ये सारे नियम हैं। मतलब उनको ये अभिव्यक्ति का अभिप्राय कि भैया जो सेना के अंदर किसी न किसी रूप में कार्य करते हो। ठीक, बात हो गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निर्मित संसदीय विधि। जहां तक मूल अधिकारों को लागू करने का संबंध है, कोर्ट मार्शल मतलब सैन्य विधि के अंतर्गत स्थापित अधिकरण की भैया जो सेना के लॉ के अंतर्गत बनाए गए कोर्ट को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार से अपवर्जित करता है, उनसे बाहर करता है कि भैया आप जो हैं वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, दूर हैं। ठीक, बात करते हैं मार्शल लॉ और मूल अधिकारों की। अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा
किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे, चाहे भैया चलने दे, चाहे उसको पुनर्निर्मित करे, मतलब उसको फिर से बनाए। संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है कि भैया आपने जो यहाँ पर दंड लगाया है वो सही है या गलत है, आपने जो अन्य आदेश दिया है ये सही है या गलत है, इसकी वैधता संसद कर सकता है। ठीक, संसद द्वारा बनाए गए क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी न्यायालय में केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है या उल्लंघन कर रहा है, कि भैया आप चले जाओ कि चुनौती दे दो कि आप हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, तो बोलेंगे कि भैया संसद को यह अधिकार है, वह चाहे तो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन अनुच्छेद 34 के तहत कर सकता है। ठीक, मार्शल लॉ के सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है। हालांकि मार्शल लॉ जो है वो संविधान में उसकी व्याख्या प्रॉपर की नहीं गई। इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शब्दों में जो बोला जाता है वो इसे सैन्य शासन बोला जाता है। यह एक ऐसी स्थिति का परिचालक है जहां सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है। इस तरह वहां साधारण कानून निलंबित हो जाता है कि भैया जो साधारण लॉ चल रहा है, साधारण कानून चल रहा है, यदि मार्शल लॉ कहीं लग गया तो वो कानून, वो लॉ निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। और सरकारी कार्यों को सैन्य अधिकरणों के अधीन किया जाता है कि भैया आप जो सरकारी कार्य होंगे वो सैन्य अधिकरणों के अंतर्गत होंगे। यह जो है सैन्य कानून से अलग है, जो कि सशस्त्र बलों पर लागू होता है। मतलब सशस्त्र बलों पर अलग कानून लागू होता है और मार्शल लॉ एक अलग है। मार्शल लॉ घोषित होने पर संविधान में कोई विशेष प्राधिकरण की व्यवस्था नहीं है। हालांकि इसे अनुच्छेद 34 के तहत भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है कि भैया आप चाहो तो जम्मू कश्मीर में इसको लागू कर दो अनुच्छेद 34 के तहत, चाहे मध्य प्रदेश में लागू कर दो अनुच्छेद 34 के तहत। ठीक, मार्शल लॉ को असाधारण परिस्थितियां, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपने उठाया और कहीं भी लगा दिया, ये जब परिस्थितियां असाधारण होंगी और संभलने के लायक नहीं होंगी तब ये मार्शल लॉ लगाया जाएगा। जैसे युद्ध हो गया, अशांति हो गई, दंगे हो गए, या कानून का उल्लंघन ही हो रहा है, ठीक, आदि में लागू किया जाता है। इसका न्यायोचित उद्देश्य यही है कि समाज में व्यवस्था बनाई रखी जा सके, कि भैया जो समाज है उसकी व्यवस्था बनी रहे। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं कि भैया आप चाहो तो जिस प्रकार से समाज की व्यवस्था को कायम रखना है, आप जिस प्रकार से चाहो तो कानून चला सकते हो। ठीक, वे अधिकारों पर प्रतिबंध, वो चाहें तो अधिकारों को सस्पेंड कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, यहाँ तक कि किसी मामले में नागरिकों को मृत्यु दंड तक लागू कर सकते हैं कि भैया वो चाहें तो किसी नागरिक को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं यदि उसने कोई खराब कृत्य किया हो तो। उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं कर सकता, सस्पेंड नहीं कर सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण वही है जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी की जाती है कि भैया उस बंदी को, मतलब जो व्यक्ति बंद है उसको न्यायालय के सामने पेश किया जाए, न्यायालय फिर इसका निर्णय करेगा। ठीक, अब बात करते हैं कुछ मूल अधिकारों के प्रभाव की। ठीक, कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव। अनुच्छेद 35 के तहत केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आप एक बात समझ लीजिए कि अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 में जो है वो संसद को विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं कि भैया संसद चाहे तो नियम बना सकती है। ठीक, और इसमें राज्य विधानमंडल को सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक, यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड व उनके प्रकार में एकता है।
इस दिशा में अनुच्छेद 35 निम्नलिखित व्यवस्थाएं करता है। पहला, संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं। यह ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 33, 34, 35 में जो है वो शक्ति सिर्फ संसद के पास है, ना कि राज्य विधानमंडल के पास। निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा किसके पास? संसद के पास। पहला, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है भैया। अनुच्छेद 16 के तहत जो हमें 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार दिए गए हैं, ये उसी के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, दूसरे की बात कर रहे हैं हम। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर उच्च न्यायालयों की सशक्त बनाना। मतलब अनुच्छेद 32 के तहत कि भैया जो रिट जारी करने की शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य किसी न्यायालय को भी दे सकता है। कौन? संसद दे सकती है। तीसरा, सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन लगा सकती है भैया? ये लगा सकती है संसद, अनुच्छेद 33 के तहत। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया जो पुलिस वाले हैं, यदि वही प्रदर्शन करने लगे तो सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा? सैनिक यदि हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो देश की रक्षा करेगा कौन? ठीक। बात करते हैं चौथे की, किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। कि भैया कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई अन्य व्यक्ति है, जैसा किसी उस क्षेत्र में मान लीजिए मार्शल लॉ लागू हुआ था, उसका नुकसान हो गया है, तो उसको क्षतिपूर्ति देने का अधिकार भी अनुच्छेद 34 के तहत संसद के पास है। बात करते हैं दंड की। इसमें बात की हमने व्यवस्था की, अब चर्चा करेंगे हम दंड की। संसद के पास, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, ये ध्यान रखिएगा। मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार इसमें शामिल है। तो पहला कौन सा है भैया? अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे बोला जाता है। अनुच्छेद 17 के तहत जो हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है कि भैया आपके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अस्पृश्यता के तहत आपको दंडित कर सकती है। आपको क्यों? जिसने वो काम किया होगा, या तो अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया होगा, या अनटचेबिलिटी को लागू किया होगा, या मतलब उसने कोई भी ऐसा काम किया होगा जो उसे अनुच्छेद 17 के तहत नहीं करना चाहिए। ठीक। अब बात करते हैं दूसरे की, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। की भैया मानव का जो दुर्व्यापार है वो नहीं होना चाहिए, और किसी को बल से श्रम करवाना कि भैया मैं ताकतवर हूं, तुम कमजोर हो, तुम मेरे इधर काम करो नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, तो बस इसी टाइप से जो बलात्श्रम है इसका भी प्रतिषेध का मूल अधिकार हमें अनुच्छेद 23 के तहत प्राप्त है। यदि इसका उल्लंघन होता है तो संसद के पास यह अधिकार है कि वो इसके लिए दंड आरोपित कर सकती है, जो भी इसका आरोपी होगा। इसके तहत संसद संविधान के लागू होने के बाद उपरोक्त कार्यों के तहत दंड के लिए कानून बनाती है। कि जैसे मैंने बताया कि भाई मान लीजिए कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक। अब मार्शल लॉ खत्म हो गया, उसके बाद संविधान फिर से लागू हो गया, तो भैया जो जो काम हुए हैं उनके लिए संसद दंड देने के लिए कि भैया संसद दंड आरोपित कर सकती है, उनके लिए कानून बना सकती है। इस तरह इसे संसद के लिए अनिवार्य किया जाता है कि वह ऐसे कानून बनाए कि भैया दोबारा ऐसा ना हो। अब तीसरे की चर्चा करते हैं। उपरोक्त वर्णित मामलों के संदर्भ में संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक वह संसद द्वारा इसे परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाता। कि भैया मान लीजिए कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहां संसद ने कोई नियम बनाया कि भैया ये व्यवस्था इस प्रकार चलेगी, तो वो व्यवस्था तब तक चलेगी, मतलब मान लीजिए फिर संविधान लागू हो गया, तो वो व्यवस्था तब तक चलेगी कि भैया जब तक संविधान लागू हो गया, और उसके बाद संसद यदि उसे संशोधित नहीं कर देती
परिवर्तित नहीं कर देती। यदि संसद परिवर्तित या संशोधित नहीं करती है तो संविधान लागू होने के बाद भी वो व्यवस्था उसी प्रकार से कार्य करेगी, उसी प्रकार से चलेगी। और यह उल्लेखनीय होना चाहिए कि अनुच्छेद 35 संसद के उपरोक्त विषयों पर कानून बनाने के प्रावधान को सुनिश्चित करता है कि भैया जो संसद है वो इन विषयों पर कानून बना सकती है। तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। आज हमारे होते हैं मूल अधिकार समाप्त और इसके बाद मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तो धन्यवाद।